नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 7 जुलाई साल 2025 और मिडिल ईस्ट के इवनिंग शो में एक बार फिर से आपका स्वागत। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चाइना ने इजराइल की ऐसी जासूसी की है कि अब आईडीएफ के अंदर पूरी तरीके से खलबली मच चुकी है और वहीं एक बड़े ग्रुप ने इजराइल का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया है। और साथ ही ट्रंप के साथ मुलाकात में नेतन्याहू ने क्या अहम फैसले लिए, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ईरान की मिसाइलों का क्या इंपैक्ट रहा इजराइल के ऊपर, इसके बारे में भी अब तस्दीक से जानकारियां निकल के सामने आई हैं, तो इस पे भी आज हम प्रकाश डालेंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो लाएं सबसे पहले वीडियो आप देख पाए। तो अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी कि अब चाइना की जो इलेक्ट्रिक कार है उनको आईडीएफ ने और सीधे तौर पे कहा जाए तो इजराइल ने अपने अंदर बंद कर दिया, बैन लगा दिया। अब ये बैन क्यों लगा, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि लगभग 600 गाड़ियां ऐसी थी चाइना की जिनका नाम था ATO BYD। एक ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ी थी जिसका इस्तेमाल इजराइल के बड़े बड़े ऑफिसर्स करते थे, बड़े बड़े ऐसे लोग करते थे जो आईडीएफ और इजराइल के सचिवालय में, वहां के मंत्रालय में, वहां के अलग अलग विभाग में अच्छे खासे पोस्ट पे थे। एक बेहद लग्जरी कार थी ये, इस वजह से इसका इस्तेमाल टॉप डेलीगेशंस करते थे। लेकिन अब रिपोर्ट निकल के सामने आई कि इस इलेक्ट्रिक कार ने इजराइल के अंदर इतनी संवेदनशील जानकारियों को इकट्ठा किया, उनकी तस्वीरें क्लिक की, लोग कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, आईडीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ इनका रिसर्च सेंटर है, ये तमाम चीजें जब गाड़ियों में बैठ के लोग उन जगहों पे जाते थे तो गाड़ियां अपने अंदर एक मैप बनाती थी, बाकायदा उनका लोकेशन ट्रैक करती थी और वो सीधा चीन के बीजिंग भेजती थी। और इनका उपयोग चाइना ईरान को जानकारी देने में भी कर सकता था। ये जानकारी जब एक्सपर्ट लेके सामने आते हैं उसके बाद हाहाकार मचता है। आलम यह है कि आईडीएफ ने अभी तत्कालीन प्रभाव से जो फैसला दिया है कि जितने लोगों के पास ये गाड़ियां हैं उन लोगों को अगर किसी आईडीएफ के सैनिक से मिलना है, अगर उन लोगों को किसी आईडीएफ के ऑफिस हेडक्वार्टर जाना है तो इस कार को बाहर छोड़ना पड़ेगा। यानी इस कार के साथ आप अंदर तक नहीं आ सकते, आप इस कार की खरीद भी अब नहीं कर सकते और इसकी इंपोर्ट पे यानी इसकी खरीद पे इजराइल ने अब रोक लगा दिया। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इस कार ने ठीक ठाक जासूसी कर ली, ठीक ठाक डेटा अब इजराइल का चाइना के पास है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और सोचने लायक है, ये चीज अभी मेरे दिमाग में आया जब मैं न्यूज पढ़ रहा था। एक तरफ चाइना जो है ये दावा करता है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखिए कि चाइना की जो गाड़ियां हैं इजराइल के साथ बिजनेस भी कर रही है। चाइना इजराइल के साथ भी बिजनेस कर रहा है, ईरान के साथ भी बिजनेस कर रहा है। हालांकि चाइना की आदत है हर देश के डेटा को चुराना, और इसमें हम कोई ये बात नहीं कह सकते कि इसने ईरान के लिए ही किया। चाइना अपने फायदे के लिए हर देश का डाटा चुराता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाइना ने बाकायदा इजराइल की गाड़ियां भी चुराई, एक सच है, लेकिन चाइना ने इजराइल को ठीक ठाक बिजनेस दे रखा है, यह भी बात सच है और इस बात को आप नकार नहीं सकते। है, अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर निकल के सामने आ रही है कि नेतन्याहू व्हाइट हाउस में गए तो हैं ट्रंप से मुलाकात करने, और लोग कयास लगा रहे थे कि दोनों की मुलाकात के बाद अब सीज फायर को लेकर कोई अपडेट आएगी, ट्रंप कोई बयान देंगे या फिर दोनों आमने सामने बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया सवाल पूछेगी, नेतन्याहू और ट्रंप जवाब देंगे। लेकिन अभी तक का शेड्यूल जो मैं देख पा रहा हूं कि ट्रंप और नेतन्याहू का ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल हुआ है, ना ही कोई मीटिंग शेड्यूल हुई है, ना ही कोई पब्लिक मीट शेड्यूल हुई है। यानी ये दोनों कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, किससे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या बातचीत होगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या टॉपिक होंगे, इन तमाम चीजों से मीडिया के जो कैमरे हैं उसको दूर रखा गया। और अपने आप में एक बेहद संदेह भरी खबर है ये। आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलने गया और मीडिया के कैमरे तक नहीं पहुंचे। कौन सी ऐसी सीक्रेट बात है, कौन सी ऐसी सीक्रेट मीटिंग है जिसके लिए मीडिया को दूर रखा गया? क्या फिलिस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला बंद कमरे में ये दोनों लोग मिलकर कर लेंगे? फिलिस्तीन में क्या होगा इस बात का डिसाइड ये दोनों बैठ के कर लेंगे। जो 25-30 लाख लोग फिलिस्तीन में रहते हैं, जितनी बड़ी आवाम है, उनका भविष्य क्या होगा, वो रहेंगे नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, इसका फैसला दो लोग बंद कमरे में करेंगे और इसके बारे में किसी को जानकारी तक नहीं लगेगी। क्या यही दुनिया का दस्तूर है? सुनने में, समझने में बड़ा दुख होता है, बड़ा तकलीफ होता है ये चीजें जान के कि अब 2 लोग 4 लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। आप ध्यान से सोचिए, एक तरफ ट्रंप, एक तरफ पुतिन, एक तरफ खामनेई,
और एक तरफ एक दो लोगों को और ले लीजिए। ये 4-5 लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि बाकी देश के लोग क्या करेंगे। ट्रंप ने कहा सीज फायर हो, तो भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया। हमारी सेना और हमारी जनता का कोई वजूद ही नहीं बचा। ईरान में और इजराइल में सीज फायर हो गया। बात कड़वी है लेकिन सच है। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है कि अब एक अलग ग्रुप ने अजब सा धोखा दिया। दरअसल हेब्रोन एक शहर है, ये यरूशलेम के पास है। इस शहर में एक ग्रुप एक्टिव है जिसका नाम है जाबारी ग्रुप। जाबारी ग्रुप अभी एक अजीब कार्ड में फंस गया। दरअसल ट्रंप ने और नेतन्याहू ने कहा था कि अब हम अब्राहम जो अकार्ड है उसको लेके आएंगे, यानी जो लोग अब्राहम से निकले हैं, अब्राहम को मानते हैं, वो तमाम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, आपस में प्यार से रहेंगे। जब ये कार्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने फेंका था तो पूरी दुनिया के लोग तो मना कर गए, लेकिन इस जाबारी ग्रुप ने, और इस ग्रुप की सबसे बड़ी बात यह है कि ये यरूशलेम और हेब्रोन के हिस्से में अच्छी खासी पकड़ रखता है, अच्छा खासा पैठ रखता है। इसने कहा कि ठीक है, हम नेतन्याहू के साथ जाना चाहते हैं। अब ये बात जब इसने बोल दी तो बोलने के बाद अब मतलब बड़ा साफ है कि फिलिस्तीन का एक ग्रुप, यरूशलेम का एक ग्रुप, हेब्रोन का एक ग्रुप इजराइल के साथ खड़ा है। एक और ग्रुप था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसको हथियार देके हमास के ऊपर हमला करवाने का काम इजराइल ने किया था। एक दूसरा ग्रुप जिसको अब्राहम कार्ड के चक्कर में फंसा लिया गया। ऐसे ऐसे करके इजराइल कार्ड फेंकता है, इसी चक्करों में लोग फंसते हैं। फंसने के बाद क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है सब जानते हैं। हमास को भी ऐसे ही पैदा किया गया था और आज वही हमास इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है एक सर्वे से। अलग अलग न्यूज चैनलों ने एक सर्वे किया और इस सर्वे में दावा किया गया कि 25 लाख के करीब इजरायली ऐसे हैं जो ईरान के हमले के बाद, जब इनका आयरन डोम फेल हुआ, जब ये तमाम लोग शेल्टर होम में जाके बैठने की कोशिश किए, हफ्तों हफ्तों तक बैठे रहे, पिज्जा के लिए लूट मच गई। जो पिज्जा आ रहा था उसके लिए लूट मच गई। और जब ये लूट मची, ये लोग पिज्जा खा के हफ्ते हफ्ते भर जिंदा रहे। 12 दिन की जो टोटल लड़ाई थी, 12 दिन तक खाना पीना, सोना, वॉशरूम, लैटरिन, सब तमाम चीजें उसे बंकर में जब हो रही थी, 25,000 या 25 लाख, अभी तक तादाद में एक जीरो का फर्क है, इस वजह से ज्यादा क्लियर नहीं हो, लेकिन 25,000 लोग, अभी आप मान के चलिए कि 25,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 12 दिन बाद जैसे ही एयर स्पेस ओपन हुआ, इन्होंने पहली फ्लाइट बुक की और पहली फ्लाइट से भाग गए। 25,000 लोगों ने इजराइल को छोड़ दिया है ईरान के साथ 12 दिन की जंग में। ये बात अलग अलग सर्वे अब निकाल के सामने ला रहे हैं कि 25,000 लोगों ने देश छोड़ दिया। और आलम भी ऐसा है, इजराइल आए दिन सबसे लड़ रहा। अभी इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसके बारे में मैंने आपको सुबह बताया था, ब्लैक फ्लैग। ब्लैक फ्लैग के तहत इन्होंने यमन के ऊपर अटैक किया। यमन के 3 पोर्ट पे, सबसे पहले इन्होंने हैदिया पोर्ट पे हमला किया, जहां पे जहाजें, बंदरगाह है इनका, और दावा किया कि भाई हुतीज ने अपनी मिसाइलें यहां छोड़ रखी है। इसके बाद इन्होंने रास ईसा पे हमला किया जो कि पावर प्लांट था, और इसके जस्ट बाद इन्होंने अल सलीफ पे हमला किया। और इन तमाम जगहों पे हमला करने के बाद गैलेक्सी लीडरशिप के रडार सिस्टम पे हमला किया, चूंकि इनका दावा था कि हुतीज जो है वो गैलेक्सी लीडरशिप की जहाज पे जो रडार लगा है उससे मिसाइलें, ड्रोन, ये तमाम चीजें डिटेक्ट कर लेते। जैसे इन्होंने ये पूरी एयर स्ट्राइक की, और अभी तक इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, इनका कहना है कि भाई अभी तक हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि अभी तक ये कर रहे हैं, लेकिन सामने से यमन से भी पलटवार हुआ। कितना नुकसान हुआ था, क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था। इनका आयरन डोम पूरी तरीके से फेल हो गया, किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं किया गया, सीधा पब्लिक एरिया में आके पहली बार यमन की मिसाइलें गिरती। हालांकि यमन जो है हमेशा से एयरपोर्ट, पोर्ट, आर्मी बेसिस यहां हमला करता था, लेकिन पहली बार यमन ने भी सीधा सीधा पब्लिक पे अटैक किया। बिल्डिंगों पे आके मिसाइलें गिरी हैं। और आईडीएफ का जो ड्रोन था, पता नहीं क्या क्या बवाल चीजें इन्होंने बना रखी हैं, सब फेल हो गया। 2 मिसाइलें आई, दोनों सीधा गिर गई। एक भी सिस्टम ऐसा नहीं था जो इन चीजों को रोक सके। और यही इनकी सच्चाई है, और इसी सच्चाई की वजह से 25,000 30,000 लोग आए दिन छोड़ के देश भाग रहे हैं कि भैया यहां रहेंगे, मरेंगे। सन की आदमी है नेतन्याहू, उसको तो कुर्सी चाहिए, हम क्यों मरे। और यही वजह है कि लोग भाग रहे हैं। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला हिफाजत करें।